आप सभी बीपीएससी स्टूडेंट का मेरे चैनल पे स्वागत है। एक सवाल आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में आज़ाद दस्ता की क्या भूमिका थी? तो इस प्रश्न का उत्तर इन्होंने लिखा है, किसी का है जिसके नाम के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है। और साथ ही कितने मार्क्स का ये सवाल है ये भी कुछ मेंशन नहीं है। तो ऐसे ही इसको देखता हूँ, आप लोग इसको समझिएगा। देखिए इसमें कैसा उत्तर लिखा हुआ है। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में, ठीक है, आज़ाद दस्ता की क्या भूमिका थी इसके बारे में बताना है। तो इनकी जो भूमिका है, इसका जो शुरुआती लाइन है उसको पढ़ते हैं। जिस प्रकार ट्रेन ब्रैकेट में रेलगाड़ी का उद्देश्य भारतवर्ष के लोगों के यातायात में अग्रणी भूमिका रहता है, किंतु रेलगाड़ी को चलाने में पहिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसी प्रकार भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका रखता था और क्षेत्रीय आंदोलन इसके पहिए थे। इन्हीं पहियों में से एक पहिया आज़ाद दस्ता था। तो ये भूमिका इनका हुआ है। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं आज़ाद दस्ते को पहिया की संज्ञा इसलिए देता हूँ, जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की हवा चलने के पहले ही फिरंगियों को अनुमान हो चला था कि भारतीय क्या चाहते हैं। 8 अगस्त 1942 को ग्वालियर टैंक में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। उसके अगले सुबह ही भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर ले जाया गया। अंग्रेजों को लगा ऐसा करने से आंदोलन थम जाएगा, किंतु ऐसा करना आग में घी डालने के बराबर सिद्ध हुआ, है ना। काफ़ी भावुक हो गए हैं। उसके बाद अगर मैं देखूं तो इस आंदोलन के प्रमुख नेता को गिरफ्तार होने के पश्चात इसे भारी जन समर्थन देखने को मिला। उसके बाद एक फ्लो चार्ट है इनका। उसके बाद जिस प्रकार पूजा में गंगा जल ना हो तो वो पूजा संपन्न नहीं होती, उसी प्रकार कोई आंदोलन बिना बिहार बंगाल के सहयोग के विराट नहीं होती, चाहे 1857 क्रांति हो, बंग भंग आंदोलन हो या भारत छोड़ो आंदोलन ही क्यों न हो। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ बिहार के प्रमुख एवं कद्दावर नेताओं जैसे राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण, श्री कृष्ण सिंह आदि को गिरफ्तार कर लिया गया। पटना सचिवालय पर झंडा फहराने के दौरान 11 अगस्त 1942 को बिहारी 7 छात्रों को गोलियां खानी पड़ी। इस घटना के बाद की स्थिति और उग्र एवं दमनकारी थी। पटना को बंद कर दिया गया। इन्हीं बीच एक चिनगारी सुलग रही थी, उसी चिनगारी का नाम आज़ाद दस्ता है। अब आज़ाद दस्ता यहाँ तक शुरुआत हुआ है। महात्मा गांधी जी द्वारा भले ही इस आंदोलन को भी अहिंसा के जरिए चलाना था, लेकिन भारतीय जनमानस अंग्रेजों के उग्र दमन के विरोध में स्थिति के अनुरूप कदम रखना पसंद किया। मार्च 1943 में लोकनायक तब सिर्फ जयप्रकाश हुआ करते थे। उनके द्वारा नेपाल के जंगलों में इस संगठन की स्थापना किए थे। राम मनोहर लोहिया जी भी इस संगठन के मुख्य कार्यकर्ता थे। वे इस संगठन का संचार एवं प्रचार विभाग को निर्देशित करते थे। यहाँ आने के बाद चौथे पेज पे आज़ाद दस्ता का उद्देश्य लिखा हुआ है। आज़ाद दस्ता का उद्देश्य अंग्रेजों का जवाब ईंट की बजाय पत्थर से देना था। बताइए, इसके कार्यकर्ता अंग्रेजों के संचार एवं यातायात व्यवस्था को ध्वस्त कर उनके आत्मविश्वास को गिराना था। सरकारी संगठनों में जो भी भारत विरोधी दस्तावेज थे सभी को मिटाना था। छापामार पद्धति का उपयोग करके अंग्रेजों के उग्र दमन का जवाब देना था। कभी न वापस लिया जाने वाला आंदोलन। आज़ाद दस्ता दिसंबर, यहाँ अंग्रेजी लिख दिया गया है, 1943 तक अपना प्रकाश कम कर लिया था। 20 दिसंबर 1843 में गिरफ्तार कर लिए गए थे। अब ये 1943 है या 18 है समझ में नहीं आ रहा है। किंतु जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होती गई नेताओं को रिहा कर दिया गया, किंतु यह आंदोलन कभी वापस नहीं लिया गया। उसके बाद निष्कर्ष। अब देखिए, सभी लोगों ने सुना भी होगा जो मैंने पढ़ दिया है। इसमें आपको आज़ाद दस्ता या भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पता क्या चला ये बताइए। पूरा का पूरा मैंने पेज पढ़ा, चारों पांचों जितना पेज पे लिखा हुआ है। सबसे पहले इसमें जो अच्छाई बताते हैं। पहले इसमें दो तीन अच्छाई दिखा है। पहला अच्छाई ये दिखा है कि एक फ्लो चार्ट जो आपने बनाया है वो अच्छा है। देखिए, जन समर्थन आपने लिखा है, ठीक है, ये बहुत बढ़िया फ्लो चार्ट है। सभी लोग इसको उतार सकते हैं। मुसलमान सांप्रदायिकता की भावना का त्याग तथा संपूर्ण सहयोग, ये बात, हालांकि इसमें संपूर्ण सहयोग मत लिखिएगा लेकिन फिर भी सहयोग लिखिएगा। दूसरा, युवा स्कूल कॉलेज का विरोध और त्याग, ठीक है। उसके बाद महिलाएं, उसके बाद किसान, तो जन समर्थन रहा। अब इसमें दरभंगा के राजा का सहयोग। आपको क्या करना है कि ये किसान वाले में जबरदस्ती का यहाँ पे ये पॉइंट नहीं डालना है।
किसान के साथ आप कर दीजिएगा बिहार के राजा या देसी राजा, ठीक है। और यहाँ पे महिलाओं की जगह क्रांतिकारियों का समर्थन कर दीजिएगा, ठीक है, क्रांतिकारी। अब जैसे क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण हो गए, है ना, अरुणा असफ अली, उषा मेहता, है ना, ब्रजकिशोर प्रसाद, कार्तिक शुक्ल थे, है ना, रामानंद मिश्र थे। तो इन सब का नाम आप लिख सकते हैं। तो ये आपका सबसे पहला अच्छा पॉइंट रहा। उसके बाद दूसरा दिखा था जिसमें आपने छापामार युद्ध पद्धति की चर्चा भी की है, कहीं था, मुझे दिखा था, हाँ। तो ये जो छापामार पद्धति है इसको भी आप याद रखिएगा, ये अच्छा आपका पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद इसके जो संस्थापक थे उसके कुछ नाम आपने लिखे होंगे कहीं पे भी, वो मुझे दिखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यहाँ के प्रमुख कद्दावर नेताओं जैसे जय राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह, तो ये गिरफ्तार कर लिए गए, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि इस प्रश्न को लिखना है, तो स्वाभाविक है कि पहले आपको प्रश्न समझना है कि भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में आजाद दस्ता की भूमिका क्या थी, ठीक है। एक तो इसकी भूमिका अच्छी लिखनी चाहिए। भूमिका में आपको बताना पड़ेगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बलपूर्वक दबाना शुरू किया। तब क्या हुआ कि क्रांतिकारी जो थे वो भूमिगत हो गए और भूमिगत होकर के इसी प्रकार के एक संगठन की स्थापना करते हैं, आजाद दस्ता। अब यहाँ से शुरू कर देना है आजाद दस्ता के बारे में। तो आजाद दस्ता के बारे में जो आप लिखिएगा, तो सबसे पहले इस संगठन की स्थापना किसने की, तो संस्थापक का पहले नाम लिखिए, ठीक है। उसके बाद इस संस्था के कुछ उद्देश्य होंगे। आखिर कोई भी संस्था या कोई भी संगठन का गठन होता है तो उसके क्या होते हैं, कुछ पर्पस होते हैं, तो आप उद्देश्य लिखिएगा। उसके बाद इन्होंने या इस संस्था ने स्वतंत्रता संग्राम में किन तरीकों का इस्तेमाल किया, उसके द्वारा जो लक्ष्य की प्राप्ति के साधन थे, तो कौन से साधनों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि वो सरकारी बिल्डिंग का तोड़फोड़ कर रहे हैं या परिवहन के साधनों का नुकसान पहुंचा रहे हैं, संचार प्रणाली को ध्वस्त कर रहे हैं, है ना, तो वो तरीकों का आपको बताना पड़ेगा कि किन साधनों का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ठीक है। साध्य की प्राप्ति में जो साधन की आवश्यकता होती है तो उसके बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद अगर इस संगठन के माध्यम से आंदोलन की सफलता अगर कुछ हद तक होती है तो उसके बारे में आपको चर्चा करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस संगठन को भले ही अंग्रेजों ने खत्म कर दिया था, लेकिन यह कुछ हद तक अगर देखें तो बहुत प्रभावशाली भी साबित हुआ था। तो ये बताइएगा। उसके बाद फिर कंक्लूजन आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और चूंकि बिहार है तो बिहार आपको करना ही पड़ेगा, चाहे बिहार के किसी भी स्वतंत्रता सेनानी का नाम आपको लिखना पड़े तो आपको लिखना ही पड़ेगा। भाषा की जो शैली है उसको आपको सही करना पड़ेगा, अलंकारिक साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल नहीं करना। जैसे ये वाला आपका आर्टिकल जो लिखा हुआ है वो सही है, ये मेंस परीक्षा के एंगल से नहीं है। जैसे मान लीजिए पहले पत्रिका आती थी कादम्बिनी, उसमें ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। अगर आपको भास्कर में कुछ देना है कॉलम में, तो ये कॉलम ऐसे इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करते हुए वो प्रकाशित हो सकता है। लेकिन एग्जामिनेशन में, सामान्य अध्ययन में, खास करके हिस्ट्री में, आपको ऐसा नहीं लिखना है, टू द पॉइंट आपको लिखना है। और यहाँ पे नहीं कि आप अपना विचार भी थोपिएगा, नहीं, आप होते कौन हैं, ठीक है। तो आपको अपना यहाँ पे ओपिनियन नहीं लिखना है जब तक कि आपसे पूछा नहीं जाए कि आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, तो उसके तब तक आपको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है कि मैं आज़ाद दस्ता को पहिए की संज्ञा इसलिए दे रहा हूँ कि जब भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की हवा चलने के, तो ये कहीं ना कहीं साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल आपने कर दिया है, तो इस भाषा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, ठीक है। तो सिंपल सा भूमिका आपको लिख देना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो व्यापक जन संग्रह हुआ, है ना, या जन विरोध हुआ, ठीक है, तो उसी के बाद से देखें तो इस आंदोलन को अंग्रेजों ने बलपूर्वक दबाना चाहा और इसी का परिणाम ये हुआ कि जो क्रांतिकारी थे वो बाध्य हो गए अपने आंदोलन को गुप्त रूप से चलाने के लिए। और इसी क्रम में चूंकि बिहार के बारे में लिखना है तो तुरंत आपको बिहार पर उतर जाना है कि इस आज़ाद दस्ते की जो भूमिका है उसमें किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा रही है, जयप्रकाश नारायण की। और जयप्रकाश नारायण को उस समय गिरफ्तार किया गया था और उनको हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। लेकिन नवंबर का वो समय था, 1942 का ही समय था। तो दिवाली की रात में जयप्रकाश नारायण थे, रामानंद मिश्र थे, योगेंद्र शुक्ल थे, सूरज नारायण सिंह थे, इन सब नेताओं ने क्या किया कि हजारीबाग जेल की दीवार को फांद करके भागने में सफल रहे। और इसी क्रम में जयप्रकाश जो नारायण जी थे
वो नेपाल की तराई में जाते हैं और वहाँ के जंगलों में क्या हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। और उसके बाद संपूर्ण देश में यानी कि पूरे देश में कार्य करने के लिए आजाद दस्ता का गठन जयप्रकाश नारायण, ब्रजकिशोर प्रसाद, कार्तिक प्रसाद, इन सब के द्वारा ही आजाद दस्ता का गठन होता है। और नेपाल में ही आरंभिक जो था आजाद दस्ता का कार्यालय भी की शुरुआत किया गया था। और उसमें आपको जैसे आपने लिखा है यहाँ पे उषा मेहता, अरुणा आसफ अली, तो इनका क्या काम था, इन दोनों का काम था कि पहाड़ पर रेडियो स्टेशन बनाने के लिए डिसीजन लिया गया था। और सबसे पहले जो राम मनोहर लोहिया थे उनको इसका दायित्व सौंपा गया था, है ना। बाद में उषा मेहता भी काफी इसमें भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो जयप्रकाश नारायण जब आजाद दस्ते की स्थापना करते हैं तो उसके तुरंत बाद आपको ये लिख देना है कि जयप्रकाश नारायण जो थे वो छापामार युद्ध की शिक्षा देने के लिए एक केंद्रीय एक जगह का भी चुनाव किया था। और इसी जगह पे जो युवा थे उस युवा को छापामार युद्ध प्रणाली की भी ट्रेनिंग दी जाती थी। छापा मार युद्ध प्रणाली के बारे में बताया जाता था, या जो भी अंग्रेजों के खिलाफ तोड़ फोड़ की कार्रवाई की जाएगी या उन पर जो अटैक किया जाएगा, है ना, ताकि अंग्रेजी सरकार को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाए, तो आजाद दस्ता के लोगों को इसी प्रकार से ट्रेनिंग की जाती थी कि आपको छिप करके ही वार कर देना है, गुप्त तरीके से आपको वार कर देना है, ठीक है। तो इसको आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर जब आजाद दस्ता का गठन हो गया, अपने संगठनकर्ता के नाम को लिख दिया, उसके बाद ट्रेनिंग के बारे में बता दिया। अब क्या करना है कि आजाद दस्ता का उद्देश्य बताना है। उद्देश्य में क्या बताएंगे, तो उद्देश्य जो था भारत से अंग्रेजों को निकालना था। तो उसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले ये ब्रिटिशर्स के जो प्रशासनिक कार्य थे जैसे उसको बाधा पहुंचाना था, ठीक है। अंग्रेजों के प्रशासनिक कार्यों को बाधा पहुंचाना। अब इससे करते क्या थे, तो ये लोग करेंगे कि जो ट्रेन की पटरियां थी उसको उखाड़ेंगे, टेलीफोन टेलीग्राफ की जो लाइन थी उसको काटेंगे, सरकारी जो इमारतें थी या पुलिस थाने थे उसको ध्वस्त करेंगे, डाकघर पे हमला करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए, तो ब्रिटिश शासन की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसको कमजोर करके प्रशासनिक ढांचे को क्या करते थे ये लोग, अस्थिर कर देते थे, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रमुख उद्देश्य हो गया कि गुप्त तरीके से अपनी विचार का प्रचार करना, है ना। तो स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थन में जो भी विचार या जो भी सामग्री ये प्रचारित करते थे वो सब गुप्त तरीकों का इस्तेमाल करते थे, और इसी के माध्यम से वो जन जागरूकता भी या जन जागरण का भी काम करते थे। जैसे मान लीजिए ग्रामीण जनता है, शहरी जनता है, तो उसको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए ताकि वो लोग भी अपना योगदान इस आंदोलन में दे सके। तो गुप्त तरीके से आजाद दस्ता के लोगों ने जन जागरण भी किया था। उसके बाद अब मान लीजिए कि अब दस्ता है, युवा हैं, ट्रेंड हो गए, है ना। तो अब क्या है कि अंग्रेजों से टकरा जाएंगे, ठीक है। तो ब्रिटिश के जो सैनिक थे या पुलिस बल थे उसका भी ये विरोध करते थे, है ना। तो असल में गुरिल्ला युद्ध का इस्तेमाल पुलिस की, ब्रिटिश जो अंग्रेजी पुलिस थे उनके खिलाफ ही ज़्यादातर किया गया था, ठीक है। तो ये सब लिखिएगा। इसके अलावा जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के जो स्वतंत्रता सेनानी थे या आंदोलनकारी थे उनको सुरक्षा भी देते थे, सहायता पहुंचाते थे ताकि धन और हथियार की कमी न रहे, है ना। तो ये सब आप लिखिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि आजाद दस्ता का जो प्रभाव था उसको बताइएगा, ठीक है। तो आजाद दस्ता का प्रभाव यही रहा कि जो भारतीय थे उनमें काफ़ी अपने देश के प्रति लगाव हुआ और स्वतंत्रता आंदोलन में वो लोग भी कूद पड़े, ठीक है। जैसे गांव गांव जो कि ब्रिटिश विरोधी गतिविधि करना ही था तो सरकार को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो इस तरीके से देखा जाए तो आजाद दस्ता के का प्रभाव रहा कि जो ब्रिटिश प्रशासन था वो भयभीत हो गया और कई जगहों पे ब्रिटिशर्स का प्रशासनिक जो पकड़ है वही कमजोर हो गया। तो इसके बारे में आपको बता देना है, ठीक है। और उसके बाद जब प्रभाव बता दीजिएगा तो उसके बाद छोटा सा आप चाहे तो निष्कर्ष भी लिख दीजिएगा, ठीक है। कमी पूछेगी आयोग तभी कमी बताइएगा, जबरदस्ती का नहीं। कमी तो है ही लेकिन अब जानबूझ के, चूंकि आइडियल जो आंसर है इसका 4 पेज में हो जाना चाहिए, मैक्सिमम 400 वर्ड आप लिखिएगा, उतने में हो जाना चाहिए। 5 पेज थोड़ा सा लंबा भी लग रहा है, 4 तक अगर सिमट जाए तो टू द पॉइंट एक बेहतर आंसर आप लिख दीजिएगा। कमी जब तक ना पूछे आपको कमी के बारे में नहीं लिखना है। लेकिन आप चाहें तो थोड़ा बहुत बिहार स्पेशल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार में आजाद दस्ता का जो रोल रहा वो भागलपुर में अच्छा रहा, पूर्णिया में अच्छा रहा, है ना।
और 1943 में ही आज़ाद रास्ता की जो पहली बैठक हुई थी वो सिमैली गांव में हुई थी। पूर्णिया का ये सिमैली जगह है, वहाँ पे हुई थी। और इसी बैठक में सैन्य और असैन्य विभाग को अलग कर दिया गया था, है ना। और जो असैन्य विभाग के प्रभारी थे वासुदेव नारायण थे, इसे पीटी का फैक्ट है। और सैन्य विभाग के जो प्रभारी थे वो नरसिंह नारायण थे, है ना। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत आप चाहें तो बिहार के भागलपुर, पूर्णिया, इन सब जगहों की आप बात कर सकते हैं, है ना। और 1943 जैसे ही आया तो उसके बाद जो आज़ाद दस्ता था वो निष्क्रिय धीरे धीरे होना शुरू हो गया, क्योंकि अंग्रेजी सरकार थी वो नेपाल सरकार पर दबाव डालने लगी कि आपके यहाँ जो जितने भी लोग भूमिगत होकर हमारे खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो उसको दबाया जाए, है ना। तो धीरे धीरे नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया था। तो इसके बाद आंदोलन में जो आज़ाद दस्ता था वो कमज़ोर पड़ गया था, है ना। तो प्रभाव लिखने के बाद फिर आप एक निष्कर्ष डाल दीजिएगा, यद्यपि ऐसा ऐसा रहा, लेकिन इस आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता ने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस कारण से अंग्रेजों का प्रशासनिक जो नियंत्रण था वो ढीला हुआ, है ना, या ब्रिटिश प्रशासन को अस्थिर करने में अहम भूमिका निभाई। और इसी क्रम में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और नासफ अली, उषा मेहता, है ना, इन सब क्रांतिकारियों के नेतृत्व ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये निष्कर्ष आप चाहे तो डाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप आंसर अच्छे से लिखिएगा। बाकी इसमें जो भाषा लैंग्वेज वगैरह है उसको सही कर दीजिएगा, ऐसा साहित्यिक भाषा का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। एक और प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और उसमें नाम के साथ ही। थैंक यू।